खुद ही मिल गया, उससे नहीं काम चलेगा, वो ज़माना गया। जो नोट्स आपके पास है ना 1000 बच्चों के पास है, 1000 बच्चों के पास वही चीज़ नहीं है जो आपके पास है। वो किताब पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको हम किताब पढ़ाएं, आप किताब से पढ़ें, चीज़ों को याद करें, आप अपना नोट्स बनाएं। फिर आखिर में क्या होगा, जो है कि 2 बार से पैटर्न जी बदला हुआ है। फिर आखिर में क्या होगा आपको, फिर आखिर में क्या होगा आपको, हम पेपर जब करा देंगे आपका मामला हल हो जाएगा। ये तरीके कार है पढ़ने के, लेकिन आप हमारे साथ पढ़िए इतना काम चलेगा। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं, बातें बहुत हो गई हमारी। हम आए थे, कहाँ तक पहुँच गए थे? ये तो पढ़ चुके थे हम, शोरशीली प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, ये बात भी हमारी हो चुकी थी। तो हम ये 5 हम पढ़ रहे थे। प्राकृत किस बोली को कहा जाता है बताइए? प्राकृत किस बोली को कहा जाता है? इसकी तारीफ क्या है, कमेंट कीजिए। हाँ, फितरी जुबान को। और प्राकृत कब जन्म ली? जब संस्कृत का जवाल हुआ। जब संस्कृत का जवाल हुआ तो प्राकृत ने जन्म लिया। करें दूसरी प्राकृत, यहां से हमें पढ़ना था। दूसरी प्राकृत क्या है इसको हम देखते हैं। अफसू अगर लिंक आप अफसू क्लास में आ चुकी हैं? अफसू जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अब अपने दोस्तों को जो क्लास लेने के लिए बोल रहे थे, अगर वो भेजना चाहें तो उनको क्लास की लिंक आप भेज सकते हैं। या और भी आपके कोई करीबी, आप में से किसी का भी कोई करीबी दोस्त हो उसको भेज सकते हैं, जानने वाले को भेजिएगा, परेशान करने वाले को नहीं। चूंकि टाइम खत्म हो गया परेशान होने का, पढ़ाई शुरू हो रही है। आ जाइए। जी सर। ठीक है। दूसरी प्राकृत, जब बहैसियत ज़ुबान प्राकृत का पूरे तौर पर इर्तिका हो चुका तो ये अदबी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इल्मी तौर पर अदबी ज़ुबान में और आम ज़ुबान में क्या फ़र्क होता है। कोई बताएगा आप में से? क्योंकि बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ कई मरतब। अदबी ज़ुबान और आम ज़ुबान क्या होता है, बताएंगे? अदबी ज़ुबान और आम ज़ुबान में होता है, अदबी ज़ुबान ये ख़ास लोगों की ज़ुबान होती है। अदबी ज़ुबान ख़ास लोगों की ज़ुबान होती है, और आम ज़ुबान इसमें ख़ास और आम दोनों होते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई? ठीक है। अदबी ज़ुबान में लिखने पढ़ने का काम होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि हर आदमी लिखने पढ़ने का काम नहीं करता है, ख़ास लोग पर लिखने पढ़ने का काम करते हैं, ये भी बात सही है। आगे आ जाइए। ये आम बात है कि जब ज़ुबानें तरक्की कर जाती हैं तो उनमें अदब भी पैदा होने लगता है, जाहिर सी बात है। चुनांच प्राकृत के साथ भी यही हुआ। ठीक है। 500 कबले मसीह सन ईस्वी के दौरान प्राकृत अदब बन गई, यानी प्राकृत को भी अदबी मकाम हासिल किया। ठीक है, ये बात हो गई थी कि उसमें नाटक लिखे जाने लगे थे, यहाँ तक हम समझ चुके थे। अब यहाँ प्राकृत के कई एक किस्में बनी थी, तो प्राकृत की कितनी किस्में बताइए आप हमें? शोरशीनी, मागधी, अर्धमागधी, पशाजी, और कितनी किस्में हैं? तो सबसे पहली किस्म बता रहे हैं शोरशीनी। 5 किस्में। पहली किस्म कौन है? शोरशीनी। कर शोरशीनी प्राकृत शोरशीन के इलाके की जुबान थी, यानी मथुरा उसका मरकज था। क्या मरकज था? एक आपको याद कर लेना है कि शोरशीनी प्राकृत प्राकृत की किस्म से है, और शोरशीन ये मरकज इसका था मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये उसी इलाके की जुबान थी जो कदीम हिंद आर्याई दौर में मध्य देश कहलाता था। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। इसी वजह से ये संस्कृत से बहुत ज़्यादा करीब थी और लिसानी एतबार से उससे गहरे तौर पर मुतासिर थी। संस्कृत नाटकों, ड्रामों में भी उसका इस्तेमाल होता था, और संस्कृत के बाद उसे वक़ात की नज़र से देखा जाता था। वक़ात मतलब इज्जत की नज़र से। ठीक है। उर्दू जुबान का तारीखी रिश्ता शोरशीनी प्राकृत से जाकर मिलता है, क्योंकि शोरशीनी प्राकृत से शोरशीनी अपभ्रंश पैदा होती है।
और सन 1000 ईस्वी तक पहुंचते जब शोरशीनी अपभ्रंश का खात्मा हो जाता है तो उसके बतन से दिल्ली व नवाहे दिल्ली में चंद बोलियां पैदा होती हैं। खड़ी बोली उनमें से एक है जो उर्दू की बुनियाद व असल व असास। समझ गए? यानी खड़ी बोली किससे निकलता है? शोरशीनी से। और शोरशीनी का मरकज क्या है? मथुरा और उत्तर प्रदेश। ये आपको इल्म में होना चाहिए। अब तक आपके इल्म में नहीं होगा कि खड़ी बोली किससे निकला। खड़ी बोली ये शोरशीनी अपभ्रंश। आगे मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत बुनियादी तौर पर मगध के इलाके की जुबान थी और मगध आप भी मशहूर है, मगध यूनिवर्सिटी यानी बिहार में, जो अब जुनूबी बिहार का हिस्सा है। ये इलाका कदीम हिंद आर्याई की दौर की प्राच्य बोली का था जो आर्यों की तहजीबी मरकज से काफ़ी दूर जा पड़ा था। अब यहाँ एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले सबक में मैं आपको बताया था कि संस्कृत जब बटी थी तो 3 जुबानों बटी थी, उदेच्या, प्राच्या और मध्यदेश। उदेच्या को क्या कहा? महबूब जुबान। और प्राच्या का कहा? असूद की जुबान, यानी हकारत नजर से देखते थे, भूत प्रेत की जुबान। तो अब क्या कह रहे हैं कि मागधी जो प्राकृत है वो मगध में बोली जाती है और यह इलाक़ा कदीम हिंद आर्याई की दौर यानी प्राच्या की बोली था। ये आपके जहन में याद होना चाहिए। ठीक है, आगे से आपको इतना याद कर लेना है। यही वजह है कि मागधी प्राकृत को गैर मुहज्जब बोली तस्वुर किया जाता है। अब ये कहा दिया जाएगा किस बोली को गैर मुहज्जब तस्वुर किया जाता है, तो मागधी प्राकृत को गैर मुहज्जब बोली तस्वुर किया जाता है। मागधी प्राकृत में रा की आवाज़ मफकूद थी। यहाँ के लोग रा की आवाज़ को लाम की आवाज़ से बदल देते थे। मागधी प्राकृत की दूसरी अहम सौती खुसूसियत ये थी कि उसमें संस्कृत की 3 सफीरी आवाज़ यानी सीन, शीन और फिर शीन दिया है की जगह सिर्फ एक आवाज़ श पाई जाती थी। मागधी प्राकृत का इस्तेमाल संस्कृत ड्रामों के निचले तबके के किरदारों की गुफ्तगू में पाया जाता है। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि संस्कृत ड्रामों के निचले तबके के किरदारों में कौन सी बोली पाई जाती है, तो मागधी बोली पाई जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखें। आगे आइए। नंबर 3 प्रकार है कि अर्धमागधी। मागधी के बाद अर्धमागधी, यानी अर्धमागधी प्राकृत का इलाका शोरशीन प्राकृत और मागधी प्राकृत के दरमियान का इलाका था। मोटे तौर पर बिहार और इलाहाबाद के बीच के इलाके की जुबान थी। इलाहाबाद और शोरशीनी प्राकृत के बीच का इलाका कौन सा था? तो इलाका था अर्धमागधी का। ठीक है, अर्धमागधी प्राकृत ने जैन मजहब के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया। अब एक आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैन मजहब जो है उसके फरोग में किस जुबान ने नुमाया किरदार अदा किया, तो अर्धमागधी जुबान में। किसने? अर्धमागधी में। और पाली ने किस मजहब के फरोग में नुमाया किरदार अदा किया, बताइए, कमेंट कीजिए। बुद्ध मजहब। ये तो सबको मालूम है, लेकिन ये सवाल आ जाए कि जैन मजहब के फरोग में किस जुबान ने ज्यादा अहम किरदार अदा किया, तो अर्धमागधी में। चलिए, जैन मजहब के मानने वालों की इब्तदा मजहबी और अदबी तसनीफ इसी प्राकृत में पाई जाती है। ये आपको याद कर लेना है, सवाल इसी तरह बन रहे हैं। कहा जाता है कि महावीर जैन ने जिस जुबान में जैन मजहब की तालीमात दी वह अर्धमागधी की शक्ल में थी। किसकी शक्ल में थी? अर्धमागधी की शक्ल में थी। ठीक है, चलिए ये मालूम होगा आपको। अर्धमागधी प्राकृत का इस्तेमाल ड्रामों में भी पाया जाता है। एक तरक्की याफ्ता और मुहज्जब जुबान थी। इस दौर के शाही घरानों में भी यही जुबान पाई जाती थी। अर्धमागधी में रा और लाम दोनों आवाज़ें पाई जाती थी, लेकिन संस्कृत काश और संस्कृत का शीन काश नहीं हो, संस्कृत का शीन
और शीन में सीन की आवाज़ तब्दील हो जाता था। बहुत अंदर हम नहीं ले जाएंगे आपको, हम आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कि ये बताइए कि जैन मजहब के फैलाव के लिए किस जुबान का इस्तेमाल किया गया। सब लोग कमेंट कीजिए। जैन मजहब के फैलाव के लिए किस जुबान का इस्तेमाल किया गया, जल्दी बोलिए। अर्धमागधी। सब लोग बोलिए, सब लोग कमेंट कीजिए, बोलिए नहीं, सब लोग कमेंट कीजिए। इल्मी तौर पर आपका इल्म होना चाहिए। अर्धमागधी, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। इसी तरह मैं एक एक चीज आपको याद कराऊंगा, समझ गए। आगे आ जाइए जी। अब हम आ जाते हैं आगे। ये है चौथा नंबर, महाराष्ट्री। महाराष्ट्री प्राकृत, ठीक है। यानी महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र की जुबान थी और तमाम अदबी प्राकृतों में ये सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता अदबी प्राकृत समझी जाती है। ये सवाल बन चुका है और बनेगा फिर कि प्राकृतों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौन थी। तो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता अदबी प्राकृत समझी जाती थी महाराष्ट्री। कौन? महाराष्ट्री। कवायद नवेशों ने उसे मिसाली प्राकृत का। अब ये सवाल ये बनेगा कि प्राकृतों में मिसाली प्राकृत का दर्जा किसको हासिल है, तो महाराष्ट्री को हासिल, ठीक है। अब इसी तरह कहा जाए कि सबसे तरक्की याफ्ता कौन है, तो वो भी महाराष्ट्री है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं किताब से पढ़ाया जाए, तो भाई किताब से नहीं पढ़ाओगे तो हम अपने मुताबिक नोट्स तैयार कर लेंगे, चूंकि हमें मालूम है। और नोट्स तैयार आदमी क्या करता है, जो मालूम नहीं उसको लिखता है। और हम चाहते हैं आपको तफसील से पढ़ा दें, चाहे आपको पीएचडी के दरमियान कोई मुश्किल नहीं आए, आपके पास इल्म हो, आप भागम भाग में ना रहें। अगर आप भागम भाग में पढ़ लेंगे नोट्स से इधर उधर से, फिर आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी ना, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पढ़िए, बात मानिए। बाद में आपको मेरी बात याद आएगी कि किसी पढ़ाने वाले ने कहा था कि किताब से पढ़िए। आप अकेले भी नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। चलिए, इनकी तवज्जो का मरकज़ यही प्राकृत है। उन्होंने उसका मुताला काफ़ी तफसील से किया और लाडली करेंगे संस्कृत प्राकृतों ड्रामों में प्राकृत के नसरी अज्जा इसी प्राकृत में पाए जाते हैं। इस दौर की बेशतर अदबी तसनीफ महाराष्ट्री प्राकृत में ही मिलती है। अब एक और पढ़िए आगे, फिर उसको हम बताते हैं पांचों को दोहरा के। पेशाची प्राकृत। अब देखिए इसमें क्या है, ये प्राकृत के किस में, इसका ताल्लुक कहाँ से, पंजाब और कश्मीर से। इसमें अदबी तसनीफ का फुकदान है। पेशाची प्राकृत के बारे में कहा जाता है कि यह खालिस हिंद आरियाई ज़ुबान नहीं है, क्योंकि उसमें ईरानी ज़ुबानों के बाज़ असरात नफूस कर गए हैं। शाहबाज गढ़ी में दरियाफ्त शुदा कुतबे नहीं कतबे, क्या है, कतबा होता है, कतबे से इस ज़ुबान की बाज़ खुसूसियात का पता चलता है। अब आप हमें बता जाइए, आप हमें बताइए कि प्राकृत के कितने किस्में हैं, कमेंट कीजिए सब लोग। 5 किस्में, ठीक है। सबसे मशहूर प्राकृत कौन सी, कमेंट कीजिए। सबसे मशहूर प्राकृत कौन है? अच्छा, प्राकृतों में कौन सी ऐसी बोली है जिसको महबूब माना गया है, जिसको उद्देश्य से मिलते जुलते करार दिया गया है, बताइए। जिसको उद्देश्य से मिलते जुलते करार दिया गया, बताइए। प्राकृत की कौन सी ऐसी बोली है जिसको उद्देश्य से मिलते जुलते करार दिया गया? देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ पांचों को, देख लीजिए अच्छे से। फिर दोबारा आपको ये नहीं लगेगा हमको फिर दोहराना है। शोरशीनी प्राकृत बताया था ना, शोरशीनी प्राकृत। शोरशीनी प्राकृत का ताल्लुक किसा, उद्देश्य से था, जिसको सबसे अहम माना गया। फिर आया मागधी,
मादी का ताल्लुक किससे था? जो गैर मुहज्जबी कहा गया, बताइए। प्राच्या से था। इसका ताल्लुक किससे था? प्राच्या से था। फिर कौन आया था? दो हो गया। तीसरा अर्धमागधी, जो इन दोनों के दरमियान था, यानी यूपी बिहार के दरमियान, ठीक है। और इस अर्धमागधी में जैन मजहब को फैलाया गया, बढ़ाया गया। एक क्लास को तोड़ तोड़ पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपकी आसानी के लिए। फिर महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र की खूबसूरती क्या बताई गई कि ये सबसे अहम है। क्या बताई गई? ये सबसे अहम बताया गया और इसको प्राकृतों में सबसे अहम दर्जा दिया। पेशाची आया, पेशाची के बारे में कहा गया कि इसमें अदबी फुकदान है, यानी अदब की कमी है, और ये पंजाब और परा कश्मीर की बोली है। इस अब तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। इस क्लास में अब तक ये जो मैं समझाया हूँ, कोई दिक्कत हो बताइए जल्दी से हमें। सर एक बार थर्ड वाला बता दीजिए। हर्ड वाला यानी बीच वाला है ना? हर्ड वाला ये है, देखिए, अर्धमागधी प्राकृत। पहले था शोरशीनी, उसके बाद कौन सा था? मागधी, फिर अर्धमागधी। अर्धमागधी मतलब समझ लीजिए आधा, ठीक। कार्य तो सबसे पहले शोरशीनी था, उसका ताल्लुक मशरिकी यूपी था। फिर मागधी आया, जिसको जनूबी बिहार जिसका इलाका था। अब आया अर्धमागधी। अर्धमागधी तो उसमें क्या हुआ कि ये दोनों के बीच के जो इलाके हैं उसमें बोले जाते थे। तो जाहिर सी बात है, एक जुबान को शोरशीनी को कहा बड़ा अहम है और मागधी को घटिया कहा, तो बीच वाले जुबान को क्या अहमियत रही? तो बीच वाले जुबान के बारे में लिखा है कि इस बोली में और इस जुबान में जैन मजहब का फरोग हुआ। किसका फरोग हुआ बताइए? जैन मजहब का फरोग हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? इसको याद रख लेना है। फिर महाराष्ट्र के बारे में क्या कहा? महाराष्ट्र तरक्की याफ्ता है, और पिशाची के बारे में क्या? गैर तरक्की याफ्ता है, ठीक है। यानी इसमें अदब नहीं है। समझ आ गया? चलिए, कर तीसरी प्राकृत। अदबी प्राकृतों के बाद अब अपभ्रंशों का इर्तिका अमल में आया। अपभ्रंश प्राकृत के इर्तिका के तीसरी और आखिरी शक्लें हैं, इसलिए इन्हें तीसरी प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंशों का इर्तिका 500 सन 1000 सन ईस्वी होता है। यह उस्ता हिंद आर्याई दौर का आखिरी मरहला है। अपभ्रंशों के खात्मे के बाद उस्ता हिंद आर्याई दौर का भी खात्मा होता है। अपभ्रंश के लुग़वी माना है बिगड़ी हुई या भ्रष्ट, करप्ट जुबान के। अपभ्रंश का माना करप्ट और भ्रष्ट जुबान के हैं। तो फितरी जुबान किसको कहा जाता है? फितरी जुबान किसको कहा जाता है ये बताइए, कमेंट कीजिए। प्राकृत को फितरी जुबान और अपभ्रंश को भ्रष्ट जुबान, ये आपको याद कर लेना है। अपभ्रंश की इस्तिलाह दूसरी सदी कबले मसीह के सब लोग जवाब दीजिए। एक लड़की जो अब्दुर्रब है यही ज़्यादा जवाब देती है, तो फिर आप लोग कहते हो कि इनको ज़्यादा आता है। ज़्यादा किसी को नहीं आता है, आप सब लोग हिस्सा नहीं लेते हो। आपको लगता है कि फुला ने कर दिया तो हम क्यों करें, अब इसी के चक्कर में आप पीछे हो जाते हो। जब तक आप अपना हिस्सा नहीं लोगे, आपके अंदर बढ़ोतरी नहीं आएगी। मैं कितना आपको समझाऊंगा, आप हिस्सा लो। जब आप एडमिशन लिए हो, पैसा दिए हो, तो आप मेहनत हासिल करो, पढ़ाई करो। चलो आ जाओ, ठीक है। कर रहे हैं कि ब्रंश की इस्तिलाह दूसरी सदी कबल मसीह के मुमताज़ कवायदां और महाभाष के मुसन्निफ पतंजलि के अहद से मिलती है, ठीक है। लेकिन उसने ये इस्तिलाह ज़ुबान के माना में इस्तेमाल नहीं की, बल्कि अब भ्रंश से उसकी मुराद व अल्फाज थे जो तलफ़ुज़ के एतबार से बिगड़ गए थे, जिनकी सौती हयत मस कर दी गई थी। अब भ्रंश से कदीम ज़माने में भ्रंश से कौन सी बोली मुराद ली गई? वह बोली जिसके तलफ़ुज़ को बिगाड़ दिया गया था। वह बोली जिसके तलफ़ुज़ को बिगाड़ दिया गया था। अब देखिए, यहाँ देखिए कुछ मिसाल दिए वहाँ। अब यहाँ देखिए, मैं निशान लगाया हूँ, दिखाई दिया। जुबान के माना में अपभ्रंश का इस्तेमाल सबसे पहले चंड ने अपनी किताब प्राकृत लक्ष्मण में किया था। ये आपको लिख लेना है। मैं जब सवाल बनाऊंगा तब बनाऊंगा, लेकिन आपको अपना काम करते चलना है। देखिए कि अपभ्रंश को सबसे पहले जुबान के माने में किसने इस्तेमाल किया?
चंड ने अपनी किताब लक्ष्मण में किया, प्राकृत लक्ष्मण में। अब सवाल आ जाएगा कि प्राकृत लक्ष्मण किसी किताब है, तो चंड की। जो 6ठी सदी ईस्वी का एक मारूफ कवायद नवेश गुजरा। अब एक सवाल यह भी बनेगा कि अपभ्रंश जो जुबान है उसके कवायद किस सदी में मुरतब किए गए, 6ठी सदी ईस्वी में। 9वीं सदी ईस्वी के एक मारूफ, हेलो, हाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं गया था तो आप नहीं थे। ठीक है, मिल लिए तो नहीं। अच्छा रुको, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में हूँ। ठीक, मैं उनको कॉल था इसीलिए उठा लिया, वरना उठाता नहीं। चलिए आगे आ जाइए। जुबान के माना में अपभ्रंश का इस्तेमाल सबसे पहले चंड ने अपनी किताब प्राकृत लक्ष्मण में किया था, जो 6ठी सदी ईस्वी का एक मारूफ कवायद नवेश गुजरा। 9वीं सदी ईस्वी के एक मारूफ कवायद नवेश रोदर्ट ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश जुबान की भी तौज़ीह बयान की, लेकिन अपभ्रंश की बाकायदा कवायद 11वीं सदी ईस्वी के कवायद नवेश हेमचंद ने लिखी, जो हेमचंद शुद्धानुशासन के नाम से मशहूर है। इस तरह एक एक लफ्ज़ करके बोल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को भी है तो हमें रोक लीजिए कि सर नहीं मुझे समझ में नहीं आया, या एक मतलब और बताइए प्लीज़। आपका रिज़ल्ट क्या आया मैं उसमें चक्कर नहीं पड़ता, मुझे सब्सक्राइबर व्यू नहीं बढ़ाना है, मुझे इस पर मेहनत सर करनी कि आपकी बुनियाद थोड़ी मजबूत हो जाए, थोड़ा पढ़ना लिखने लगो, थोड़ा अपने बारे में बताना लगो, कि सर के पास बैठो तो अपनी बात कह सको कि सर मैं ये टॉपिक है, मैं ये पढ़ा हूँ, ये जानता हूँ इसके बारे में, ये बड़ा अहम है। मैं आपको क्या खुल के बताऊँ, बहुत अहम है ये। अगर ये नहीं जानते हो तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपको। नेट JRF दुनिया भतेरों पड़े नेट JRF, इसका नेट हो गया JRF, उससे पूछो कब जॉब कैसे लगेगा, उसके लिए परेशान है। आप जब पढ़ोगे तो आपको उस्ताद आपको चाहेगा कि बच्चा हमारे अंडर में रहे। ये बच्चा मुझसे, मैं बताऊं आपको आज के बाद, मुझसे एक प्रोफेसर ने आज हाथ पकड़ कर कहा कि तुम मेरे पास रहो। तो मैं कंफ्यूज हूं कि उनको हाँ कहूं कि ना कहूं। मैं खुल के आपको क्लास में बता रहा हूँ। और एक प्रोफेसर ने मेरा सब कुछ लिया, एक दूसरे प्रोफेसर सीनियर जो हैं, सदर हैं, एक दूसरे ने कहा कि मेरे अंडर में रहूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं किसके अंडर में रहूँ, क्या रहूँ क्या नहीं करूँ। मैं आपको इतना खुल बता रहा हूँ, इतना खुलकर कोई पढ़ाने वाला अपने बारे में नहीं बताएगा, इसलिए प्लीज़। हालांकि बहुत ये भी नहीं है, जब आप कुछ दिखाओगे ना कि लगेगा कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने वाला है, सर आपको खुद के खींच, आपको खुद जो आपको सर खींच के लाएंगे कि नहीं बेटा मेरे मेरे पास रहो। समझ गए? इतना कोई नहीं बताएगा, लिख के रख लीजिए आप। लोग झूठी बातें बताते हैं अपनी शोहरत के लिए, दिल की बात अपनी और सच्चाई को नहीं बताएगा। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, बहन की तरह हैं, दोस्त की तरह हैं, क्लासमेट की तरह हैं, मैं हमेशा बोला हूँ। चलिए आगे आइए। इस तरह कोई भी आपको एक क्लास करके नहीं बताएगा खुल के आपकी ज़िंदगी के बारे में। आगे आ जाइए। चलिए आप में से कोई एक पढ़िए इस पैराग्राफ को। पढ़िए यहाँ से। सर पढ़े। पढ़िए। जब दूसरी जब दूसरी प्राकृतें अदबी बन गईं तो उनका इर्तिका मुख्तलिफ नहज पर होने लगा मुख्तलिफ और नहज अवाम से उनका रिश्ता टूटता गया। चुनांच ये अवाम से अलग थलग हो गईं। अवामी ज़बान दूसरी डगर पर इर्तिका पाने लगी। अवाम ने प्राकृत के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर और उनकी शक्लें बिगाड़ कर बोलना शुरू कर दिया। यही टूटी फूटी, ब्रोकन और बिगड़ी हुई करप्ट ज़बान अब फ्रांस कहलाई। इस तरह की लिसानी तब्दीलियां दबे पांव और फितरी तौर पर वाक़ होती हैं। लिहाजा ये कहना बेजा न होगा कि जिस तरह लिसानी तब्दीली के अमल से संस्कृत से प्राकृत पैदा हुई थी, उसी तरह प्राकृत में तब्दीली के नतीजे में अब फ्रांसें तश्कील पजीर हुई। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि प्राकृत की नई या बिगड़ी हुई शक्ल अब फ्रांस कहलाई।
बाज माहिरीन लिसानियात अपभ्रंश को प्राकृत की ही एक शक्ल तस्लीम करते हैं और उसे तीसरी प्राकृत के नाम से याद करते हैं। आप बताओ, आपने पढ़ा है, न्यू कुछ समझ में आया इसमें? क्या कहा इसको? जी सर। जब प्राकृत जुबान थी, जब बोलते 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 जब आम हो गई, तो क्या हुआ, एक अलग नहज पर यानी बुलंदी पर पहुंच गई, ठीक है, फसी हो गई। तो उसका क्या मतलब हुआ, यानी वह जो एक मेयार उसकी तय हो गई, तो आम लोग उस तरह नहीं बोल पाते थे, उनका रिश्ता टूटता गया, चुनाच ये आवाम से अलग हो गई, यानी वो पढ़े लिखे लोग बोलने लगे। अदबी महफिल जैसे कहते हैं ना, जैसे सेमिनार जो होता है, सेमिनार में जो लोग गुफ्तु सुनीद करते हैं, अदबी रवैया अख्तियार करते हैं, वो आम बोलचाल में तो नहीं करते ना, नहीं करते। वही क्लास से जब उस्ताद अब हमसे अकेले में बात करोगे फ़ोन करके, हम अजब से बात करेंगे, आपको लगेगा सर है, ये नहीं है। लेकिन जब क्लास में बात करोगे तो हम हरगिज़ आपको इस बात की ये दिलाएंगे कि आप क्लास में हो। इसीलिए कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी ज्वाइन करता है, मैं क्या करता हूँ, भाई बैठना है तो बैठ कर पढ़िए, वरना कैमरा बंद कर लीजिए, ये अदब है, ठीक है। करें अवामी ज़ुबान दूसरी डगर पर इर्तका पाने लगी। अवाम ने प्राकृत के अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ कर और उनकी शक्लें बिगाड़ कर बोलना शुरू कर दिया। तो कह रहे कि यही टूटी फूटी और बिगड़ी हुई ज़ुबान को अपभ्रंश कहलाई। बात समझ में आ गई। और इसमें लसानियात तब्दीली होती चली गई, तो बाद में लोगों ने इसका नाम दे दिया, अपभ्रंश दे दिया। चलिए, अफसू पढ़ रही थी, कौन पढ़ रही थी, पढ़िए यहाँ से। हेलो, कौन पढ़ रही थी? दो शुरू की थी ना एक साथ। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। पढ़िए। यूं तो अपभ्रंश के नमूने तीसरे सदी ईस्वी के दौरान तसनीफ सिद्ध संस्कृत नाटकों से देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे बाकायदा ज़बान की हैसियत छठी सदी ईस्वी में हासिल हुई। जब ये एक तरक्की याफ्ता ज़बान बन गई, तो उसका इस्तेमाल अदबी मकासद के लिए भी होने लगा। अपभ्रंश में अदबी सरगर्मियों का सिलसिला 1000 सनी ईस्वी के बाद भी जारी रहता है, लेकिन बोलचाल की ज़बान की हैसियत से उसका इर्तका 1000 तक ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते रुक जाता है और अपभ्रंशों की जगह जदीद हिंद आर्यो बोलियां और ज़बानें इर्तका पाने लगती है। पहली लाइन पढ़ो, अपभ्रंश मतलब बस। अपभ्रंश तीसरी सदी जी ईस्वी सर। के दौराने तसनीफ शुदा, लफ्ज़ क्या है, दौराने तसनीफ शुदा, लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ पढ़िए फिर से। तीसरी सदी के, पढ़िए पहली लाइन, जी सर। पढ़िए, डरेंगे तो डरते रह तीसरी जाएंगे। सदी के दौरान तसनीफ शुदा, शुदा नहीं, अरबी नहीं है, शुदा फारसी है, शुदन से शुदा है, यानी तसनीफ की गई, ठीक है। अब आइए देख कर रहे हैं कि अपभ्रंश के माना बिगड़ी जुबान, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखो उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि तीसरी सदी ईस्वी के दौरान तसनीफ शुदा संस्कृत नाटकों में देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे बाकायदा जुबान की हैसियत छठी सदी ईस्वी में हासिल हुई। यहाँ दो सवाल बनेंगे आपको। एक तो अपभ्रंश के नमूने किस सदी से मिलते हैं, कमेंट कीजिए सब लोग, तीसरी सदी, सब लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए सब लोग। अपभ्रंश के नमूने किसमें मिलते हैं, तीसरी सदी में। अब यह सवाल बनेगा कि अपभ्रंश अदबी हैसियत कब इख्तियार कर गई, छठी सदी में, यानी 3 सदी लगा इसको अदबी हैसियत हासिल करने में। दो सवाल, चलिए आ गया जी। फिर आपने पढ़ा कि जब एक तरक्की याफ्ता जुबान बन गई तो उसका इस्तेमाल अदबी मकासद के लिए होने लगा। ये बात बार बार आ रही है, आपको समझ में आ गया होगा कि अदबी जुबान क्या होती है और आम जुबान क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, पढ़िए यहाँ से आगे। अपभ्रंश से दूर दराज के इलाकों तक बोली जाने वाली ज़बानें थी। ये पंजाब से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर बंगाल तक की वसी इलाके में फैली हुई थी। अपभ्रंशों का अदब जो आज भी वैस्याब से दस्तयाब, लफ्ज क्या है, दस्तयाब, दस्तयाब मकामात दस्तयाब से बेशुमार मकामात से तख्लीक किया गया था, जैसे कि राजस्थान
मैं बताता हूँ, देखिए गलती क्या हुआ दोनों जुमले में। अगर आपने कहा कि बेशुमार मकामात से तख्लीक किया गया था, इसके माने बिल्कुल उलट जाएंगे। अब यहाँ लिखा गया है कि बेशुमार मकामात पर तख्लीक किया गया था, इसके माने अलग है। इस दोनों में कोई फर्क समझा सकता है? अगर कोई समझा दे तो समझाए। बस देखिए, अगर ये कहा गया कि बेशुमार मकामात से तख्लीक किया गया, यानी बहुत सारी जगहों से लिया गया कोई चीज़, ठीक है। और कहा गया बेशुमार मकामात पर तख्लीक किया गया, यानी कोई चीज़ ऐसी है जिसको बहुत सारी जगहों पर पाई जा रही है या लिखी जा रही है। दोनों फर्क समझ में आया? चलिए आइए, चलिए सजदा, आप माइक बंद कर लीजिए, आपको हम मौका देंगे पढ़ने के लिए, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए। जी सर। हम्म, जी सर। जैसे कि राजस्थान, ये क्या है सर? गुजरात, गुजरात, शुमाल, मगरिब, हिंदुस्तान, डरिए नहीं, बुंदेलखंड, बंगाल वगैरह। बंदमेल, उससे अंदाजा होता है कि बुंदेलखंड, 10वीं सदी ईस्वी के बंगाल बाद वगैरह। तक अपभ्रंशें पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मगरिब ता मशरिक फैल चुकी थी। अब हम फिर से आपको याद दिला दें जो अहम चीज़ इसमें। नंबर 1 के अपभ्रंश का आगाज़ कब होता है? 3री सदी में। परवान कब चढ़ती है? 10वीं सदी में। 10वीं करेंगे 6ठी सदी में। और पूरे आम कब हो जाती है? 10वीं सदी में, ठीक है। ये आप याद कर लेना। आ गया जी? जी चलिए, अब ब्रश कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, वरना माइक बंद कीजिए। हम आपको मौका देंगे तो पूछ लीजिए, सवाल लिख लीजिए कापी पर। उसमें क्या होता है कि फिर ये जो मशीन आवाज़ वाली है वो रुक जाती है, तो रेड जब आ जाएगी तो फिर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। चलिए, अब ब्रंश प्राकृत से पैदा होती है, इसलिए जहाँ जहाँ प्राकृतें बोली जाती थी उन्हीं इलाकों में अब ब्रंशें मारज़े वजूद में आई। मशहूर कवायद नवेश मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बयान की हैं: जूनागर, उपनागर और प्राचट। अभी ऊपर आया था कि अपभ्रंश के कवायद किसने लिखे, और अपभ्रंश के सबसे पहले किसने अपने माने के तौर पर इस्तेमाल किया, बोली के तौर पर इस्तेमाल किया। अब यहाँ एक अलग नाकिद का नाम आ रहा है, और कहा जा रहा है उनके ताल्लुक से कि इन्होंने अपभ्रंश के 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। किस किस में? जूनागर अपभ्रंश, उपनागर और प्राचट। एक और आलिम जी.वी. टिगारे ने अपभ्रंश को इलाकाई बुनियाद पर मशरिकी, मगरिबी और जुनूबी अपभ्रंश में तकसीम किया है, लेकिन बेशतर आलिमों ने अपभ्रंश के मुंदरजा झैल 5 किस्में बयान की हैं। कौन कौन है? शोरशीनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और शुमाल मगरिबी अपभ्रंश। ये तो आप जान चुके हैं कि एक सेकंड, अभी आप जान जाएंगे। सबसे पहले आपको याद कर लेना है कौन कौन है, 5 है। अब शोरशीनी ऊपर आया था, शोरशीन का इलाका कौन है? मथुरा का इलाका है। तो अब देखिए इसमें और चीजें बढ़ती जा रही हैं। शोरशीनी या ब्रांच शोरशीनी प्राकृत से निकली है, उसका इलाका वही है जो शेशीनी प्राकृत का इलाका था, और जिसका मरकज शोरशीन देश मथुरा था। सन 1000 ईस्वी के बाद उसके वतन से खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती जुबानें पैदा हुई। ये आपको लिख लेना है। अब शोरशीनी की कितनी किस्में हुई? 4। शोरशीनी अपभ्रंश की कितनी किस्में हुई? अपभ्रंश की 5 किस्में हुई। ये देखिए, समझ लीजिए पहले अच्छे से। अपभ्रंश की 5 किस्में, अब फिर उसमें से एक शोरशीनी है, उसकी कितनी किस्में हैं? 4। इतनी बात समझ में आई? दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं होनी चाहिए। कौन कौन है इसमें देखिए। चलिए, कौन कौन बताया था अभी? खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। इस लाइन को देखिएगा, समझ में आ जाएगा।
और कह रहे हैं खड़ी बोली का ताल्लुक मगरिबी हिंदी से है। 5 बोलियों के मजमूए का नाम है। कौन? खड़ी बोली। 5 बोलियों के मजमूए का नाम खड़ी बोली है। ठीक है। अब देखिए, इसी से उर्दू और हिंदी जुबानें इर्तिका पाती हैं। मगरिबी हिंदी की दूसरी बोलियां यानी हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी का इर्तिका भी शोरशीनी अपभ्रंश से हुआ है। ये पैराग्राफ बहुत अहम है। नंबर 1 आप जानिए कि फिर से मैं बता दूं, रट लीजिए आप यहीं। अपभ्रंश की 5 किस्में हैं। एक बात, शोरशीनी पहला, उस पहले की 4 किस्में हैं। कौन कौन? खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती। एक बात, खड़ी बोली की 2 किस्में हैं, उर्दू और हिंदी। और खुद खड़ी बोली किससे निकला है? मगरिबी हिंदी से। और मगरिबी हिंदी की कितने बोलियां हैं? 5। कौन कौन? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। इतनी बात समझ में आई? पैराग्राफ आपके सामने है। सर एक बार और। ठीक है, किताब आपके सामने है, किताब मैं दे चुका हूं आपको। ये बहुत अहम पैराग्राफ है, इसको रट लीजिए आप। नंबर 1, अपभ्रंश की 5 किस्में हैं। ठीक है। पहली किस्म है शोरशीनी अपभ्रंश। ठीक है। शोरशीनी अपभ्रंश की 4 किस्में हैं। कौन कौन है? खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती। ठीक है। अब खड़ी बोली का ताल्लुक किससे है? मगरिबी हिंदी से। मगरिबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है। अब खड़ी बोली की कितनी किस्में हैं? तो खड़ी बोली की 2 किस्में। कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक है उर्दू और एक है हिंदी। इस क्लास को फिर दोबारा सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा, इबारत पर गौर कीजिएगा और रुकिएगा, वीडियो को रोकिएगा, कापी पर लिखिएगा। तब जाके आपके इल्म में पुख्तगी आएगी और मजबूती आएगी। ठीक है। आगे आ जाइए। अब करें मागधी अपभ्रंश। इसका इर्तिका मागधी प्राकृत से हुआ। उसका चलन मशरिक के एक वसी खित्ते में था, जिसमें बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार के इलाके शामिल थे। इन इलाकों की जदीद जुबानें यानी बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहारी की तकरीबन तमाम बोलियां मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। मगरिबी मागधी अपभ्रंश की बोलियों को जॉर्ज ग्रेसन ने बिहारी के नाम से याद किया, जिसमें 3 बोलियां हैं। अब क्या कहते हैं कि बिहारी कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली और मगही अगरचे बिहार में ही बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी का चलन मगरिबी बिहार के अलावा यूपी के मशरिकी अजला में भी है, क्योंकि वो बिहार से मिले हुए इलाके हैं। इस पैराग्राफ को भी समझ लीजिए। मुझे उतनी जल्दी नहीं है, इसलिए मैंने क्लास जल्दी शुरू कर दी। रिजल्ट तो आते रहेंगे, आपको खुद मालूम हो गया जिस दिन रिजल्ट अपने इम्तिहान दिया होगा कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। और रिजल्ट अच्छा भी रहेगा, दुआ है कि अच्छा रहे। उसके बावजूद आपको मालूम होगा कि हमें कितनी इल्म है, कितनी कमी है। क्या इतने इल्म से हम प्रोफेसर बन सकते हैं, या इतने इल्म से हम PhD लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होगा। ठीक है। अगर इतना इल्म है बेहतर है, नहीं इल्म है फौरन क्लास ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि अब मागधी अपभ्रंश, इसका इर्तिका क्या हुआ? मागधी प्राकृत से हुआ। ठीक है। इलाका कौन सा है? मशरिक के एक वसी खित्ता, यानी बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार। ठीक है। बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों की जदीद जुबानें यानी बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहार की तकरीबन तमाम बोलियां मागधी अपभ्रंश से हैं। ये आपके इल्मी तौर पर मालूम होना चाहिए। अगर बिहार से हैं तो पूछ लिया जाए कि बिहार की बोली किस जुबान से मुंसलिक है या किस जुबान से मिली हुई है, तो मागधी अपभ्रंश। एक बात कह रहे कि मगरिबी मागधी अपभ्रंश की बोलियों को जॉर्ज ग्रेसन ने बिहारी के नाम से याद किया। अब ये पूछ दिया जाए कि बिहारी नाम किसने दिया, सवाल कभी भी आ सकता है ना। बिहारी जो बोली इसको नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रेसन। किसने दिया? कॉपी में नोट कीजिए फौरन।
जात गृहस्थ, किसी का भी गाइड में नहीं मिलेगा आपको, इसकी बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, और सवाल बहुत अंदर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये पूछे जाएंगे कि बिहारी की कितनी किस्में हैं, तो 3, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है, इतने रहने दे, इतने रहने दे आज के लिए, इतने रहने दे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे, आदत डाल लीजिए पढ़ने की।